प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीचिंग परीक्षा पर, जहां पर मैं कुलदीप सर सभी शेरनियों को आगाज करता हूं कि आ जाइए, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज और कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। तो भाई साहब जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी लोग, और जुड़ भी गए हैं। सभी का स्वागत है आज की इस जबरदस्त सेशन पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन जबरदस्त आप सभी के लिए, जो कि फिलहाल हो रहा है ना। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। मान कि यही वो समय है जहां पे आपको खुद में वो ढूंढना है जिससे कि आप भाई साहब आगे जाकर सफल हो। यही इसका एक अर्थ निकलता है, क्योंकि बुरे समय में आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी आप सभी को। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को, जहां पे 50% ऑफ वाला अभी भी चल रहा है। तो सभी लोग जल्दी से इसे एक्वायर कर लेंगे। और साथ में ये रैंक बूस्टर की भी सीरीज चल रही है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप सभी की रैंक बढ़ाने के लिए, आपको टॉप 100 में लाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो भी चल रहा है। और साथ में ये डू यू नो वाली सीरीज भी, जो 99 रुपीज की होती है, वो भी आपको इंक्लूड कर दी गई है अगर आप बैच जल्दी से परचेस करते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर उसके पहले एक सभी के लिए सरप्राइज, एक मेरी ओर से आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज लेके आया हूं। सभी लोग तैयार हैं? सरप्राइज क्या है जानने के लिए सभी लोग तैयार है क्या? बताइए, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। सरप्राइज क्या है? ये आपकी जिंदगी बदल देगी, यह आपकी जिंदगी बदल देगी। ये सरप्राइज क्या है? सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। वो सरप्राइज है ये, आपकी आज मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूं भाई साहब। क्या लेने वाला हूं? सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूं। और मुझे पता है, जैसे ही मैंने ये बोल दिया, आपकी हालत कुछ इस तरह की हो गई है ना? सरप्राइज सर, हमने सोचा कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और शायद आपकी हालत कुछ ऐसे ही हुई है, हंसकर गिर ना जाओ। ठीक है, पर मुझे आप सभी को पता रहना चाहिए कि हमारी सरप्राइज टेस्ट होती है। कभी कभी मैं ले लूंगा, तो आपको हमेशा तैयार रहना है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट को, जहां पे आपको 20 क्वेश्चन के आंसर करना है। कितने हैं? 20 क्वेश्चन के आंसर करना है 15 मिनट के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार है जी? चलिए सभी लोग तैयार है, तो बताइए इसका पहले का आंसर क्या रहेगा? सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पूछा गया है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी। चलिए बताइए। और सभी लोगों ने 100 के ऊपर भी लाइक कर दिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करने वाले हैं। मुझे आंसर नहीं, मुझे ऑप्शन बताओ कौन सा आंसर रहेगा। और यहां पे जो बच्चे बोल रहे हैं ना, देखो मैंने ये बार बार बोला है आप सभी को कि आपको इकाई की तरफ ध्यान देनी है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, ये गलत हो गया। यहाँ पे केल्विन बोल दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बोल दिया, ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हो गया मोए मोए? हो गया ना मोए मोए? मुझे पता था ये क्वेश्चन आप पक्का गलत करने वाले हो। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, आपको इकाई के ऊपर भी ध्यान देना है। हो गया ना गलत? ठीक है, तो इकाई के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया। एक क्वेश्चन माने कि भाई साहब एक अंक आपका पीछे चले गए हो। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता है, एक तो 37 डिग्री सेल्सियस लिखो, या तो कितना लिखना है भाई साहब आपको, 98.6 के डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो, या भाई साहब इसमें 273 ऐड कर लो। ये जितना भी आएगा शायद 310 आएगा, 310 आएगा ना। 310 डिग्री केल्विन बोल दो, ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना। चलिए पहला क्वेश्चन तो आपने रॉन्ग कर दिया, तो 20 में से आपको मार्क भी बताने आगे जाकर कितने मार्क्स मिले हैं। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन में डूब गए, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? माने कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। माने कि आपको पूछा गया है क्या? भौतिक परिवर्तन पूछा गया है।
क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा आपका डिसॉल्विंग द सॉल्ट इन वाटर। चलिए सभी ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं आज ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जहां पे अक्सर कंफ्यूजन के वजह से बच्चे गलत कर देते हैं आंसर, और वैसे आपको क्वेश्चन दिख भी रहे होंगे, है ना, यहाँ पे बीच में ही नॉट ये वर्ड डाल दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा रेडी रहना है, तैयार रहना है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? चलिए बताइए, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट अ वेक्टर बोला है माने कि आपको पूछा गया है अदिश राशि के बारे में, अदिश राशि के बारे में, जो कि आपका वॉल्यूम माने कि आयतन रहेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। पूछा गया है कि मार्श गैस मतलब कौन सी गैस होती है, कौन सी वायु होती है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका जल्दी जल्दी, फास्ट। 15 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट करने पूरे क्वेश्चन, ठीक है, 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करने क्वेश्चन, और लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। इसका आंसर रहेगा आपका मीथेन। क्या रहेगा? मीथेन। और सभी लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए हैं, जितने भी उदाहरण दिए, उनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ये भी ऐड कर दीजिए अपने सिलेबस में। यहां पे जितने भी उदाहरण दिए ये सभी अल्केन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अल्केन। अल्केन माने कि किस में आते हैं? ये आते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जिसे बोलते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और आप सभी को पता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में जब कार्बन की संख्या बढ़ती है, फिर से बता रहा हूं, कार्बन की संख्या अगर बढ़ रही है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा? ब्यूटेन रहेगा। क्या रहेगा? ब्यूटेन रहेगा। क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, चौथे नंबर का क्वेश्चन हो गया। पांचवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए ये एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आते हैं? माने कि आर्किया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीव आते हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं? चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका मोनेरा। और मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं जी। कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और सभी लोग मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि बैक्टीरिया में जो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, उसका नंबर कौन सा होता है, उसका नाम क्या होता है? ये भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है उसका नंबर कौन सा होता है? वो 70S होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। छठवें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? और जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया वो सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2। CaOCl2 ये उसका फार्मूला होता है, ये हमने पढ़ा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, है ना। ये दो नाम है, आपको ध्यान में रखना है। फिर से बता रहा हूं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड DE और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट TE आता है, ठीक है। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि ब्लीचिंग पाउडर के ही नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 7वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट। भाई साहब शेर और शेरनियां ऐसे कैसे थके गए जल्दी से? इतने जल्दी थक गए तो कैसा होने वाला है? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ये तो गलत होना नहीं चाहिए। इसका आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक और क्वेश्चन, अगर भाई साहब ड्राई आइस जो होता है उसका कन्वर्शन डायरेक्ट गैसियस फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है
तो इस विधि को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अगर ड्राई आइस, जिसे हम सूक्ष्म बर्फ बोलते हैं, इसका कन्वर्शन अगर डायरेक्टली गैसेस फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। सभी ने ये आंसर टिक कर दिया है जी, बहुत बढ़िया। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, टीयर गैस, आंसू गैस किसे बोला जाता है? आंसू गैस किसे बोला जाता है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। किसे किया जाता है? क्लोरोपिक्रिन को बोला जाता है। क्लोरोपिक्रिन वो गैस होती है जिसमें क्लोरीन ये मुख्य घटक होता है। यहां पे क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन मुख्य घटक होता है और मुख्य घटक जब आंखों में जाता है उसकी वजह से जलन होती है और आंखें भाई साहब धुंधला जाती है और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? टीयर गैस बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 9th नंबर का क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। ये तो एकदम पप्पी वाला क्वेश्चन है और मुझे पता है इसका आंसर सभी लोग करेंगे। जल्दी से बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया। इसका आंसर रहेगा वैक्यूम। और सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर ये क्वेश्चन होता था सबसे अधिक वेग किसमें होता है, सबसे अधिक वेग किसमें होता है, उसका आंसर बता देंगे। ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार पूछा गया है विदाउट चेंजिंग द एनी ऑप्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बताओ निम्न दिए गए पर्यायों में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है जी? बहुत बढ़िया। उस केस में आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माने कि स्टील, जो कि क्या रहेगा? एक घन पदार्थ होता है, माने कि सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 10वें नंबर का क्वेश्चन। सभी लोगों को अपने मार्क्स भी काउंट करने हैं, जितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं वो भी लिखना है और अंत में आपके मार्क्स मुझे बताना है। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर। द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड पेंसिल, पेंसिल में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका ग्राफाइट। क्या रहेगा? ग्राफाइट। और सभी लोग मुझे यह भी आंसर करेंगे, क्या यह ग्राफाइट सुचालक होता है? सुचालक होता है विद्युत का या नहीं होता है? क्या यह सुचालक होता है ऊष्मा का या नहीं होता है? सभी लोग आंसर करेंगे। क्या यह ग्राफाइट सुचालक है विद्युत का? यस और नो, सभी लोग आंसर करेंगे। जैसे कि वकील साहब पूछते हैं ना कोर्ट में, बस आपको उत्तर जो है हाँ या ना में देना है, तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ग्राफाइट जो होता है भाई साहब वो सुचालक होता है या नहीं होता है जी? जी हाँ, ये विद्युत का सुचालक होता है। वो ये ऊष्मा का सुचालक होता है क्या? जी नहीं, ये आपका पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। और उसी तरह से कार्बन का एक और एलोट्रॉप होता है, एलोट्रॉप होता है, उसका नाम है भाई साहब हीरा, डायमंड जिसे बोलेंगे। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, क्या ये हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है या विद्युत का सुचालक होता है? चलिए बताइए, सुचालक किसका है, ऊष्मा का या विद्युत का या दोनों का? चलिए सभी लोग लगाओ अपने घोड़े, दौड़ाओ दोनों दिमाग के, देखते हैं कितने घोड़े दौड़ते हैं आपके दिमाग के। दौड़ाओ। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है या विद्युत का, या दोनों का होता है या दोनों का नहीं होता है? ये आपके ऑप्शन हो गए, जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत सही बताया आप सभी ने, ये ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक होता है और भाई साहब विद्युत का क्या रहेगा? ये कुचालक रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज, यहां पे बोला गया कि मोस्ट कॉमनली माने कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मटेरियल कहां पे जी? फोटोवोल्टाइक सेल, माने कि जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया,
ये जो हमारा फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं ना, इस तरह से कुछ आपने देखा होगा, सोलर पैनल जिसे बोलते हैं। सभी लोग मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ये कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी मुझे आंसर में चाहिए। इसका आंसर तो आपका ए आएगा, इसका आंसर तो ए आएगा। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि ये जो फोटोवोल्टाइक सेल है, ये काम कौन सा करता है, ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए बताइए सभी लोग, क्या करता है जी? ये आपकी जो प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश की ऊर्जा जो होती है, जिसे हम लाइट एनर्जी बोलते हैं, इस लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करते हैं जी? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा, या जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सबको समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोगों ने बताया भी है। बहुत बढ़िया बच्चों, इसी तरह से पढ़ाई करना है हमें, है ना? इसी तरह से पढ़ाई करना है ताकि हम मिलकर, आप में पूरी टीचिंग परीक्षा मिलकर आने वाली एग्जामिनेशन को फोड़ देंगे। इस तरह से फोड़ेंगे कि भाई साहब अगली बार देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आगे, 12वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रॉयड व्हेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन? यह आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल रहेगा। जब जाता है एटमॉस्फेयर में तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसे खत्म करने की कोशिश करेगा? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा सभी लोग। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है इसके ऊपर ही, है ना? आपको पता है सभी को इसका आंसर रहेगा आपका ओजोन मॉलिक्यूल, माने कि जिसे हम ओजोन लेयर। ओजोन मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है O3। क्या फार्मूला होता है? O3। ये भी आपको याद रखना है। और सभी लोग मुझे आंसर में बताएंगे कि ये ओजोन जो है वातावरण की कौन सी लेयर में मिलता है, एटमॉस्फेयर की कौन से लेयर में मिलता है भाई साहब, ये भी मुझे आंसर चाहिए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताइए जल्दी से। ओजोन जो होता है वातावरण की कौन सी लेयर में मिलता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसे बोलेंगे हम समताप मंडल, या इसे बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कितने हाइट पे मिलता है जी? कितने हाइट पे मिलता है ये भी बता दीजिए। इसकी हाइट कितनी रहेगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक आगे बढ़ते हैं हम 13वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये रहा आपके 13 नंबर का क्वेश्चन। हाइट भी लिख दीजिए अगर आपको पता है तो। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। 50 नहीं होता है, 50 नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे शरीर में कहां मौजूद होती है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे होती है भाई साहब? भेजे में होती है। गोली मारो भेजे में, यहां से मारोगे तो सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड को ही लग जाएगी, है ना? आदमी वहीं पे खल्लास, आदमी वहीं पे खल्लास। तो कहां पे रहेगी? आपके ब्रेन में रहेगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, और इसका भी आंसर आप सभी को पता है। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मिनरल्स, विटामिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए। बताइए इसको आंसर क्या रहेगा जी? व्हाट आर प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू आफ्टर डाइजेशन? माने कि प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके अमीनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और यहां पे मैंने आपको बताया था कि दो एंजाइम्स के नाम आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। एक होता है आपका भाई साहब कौन सा? पेप्सिन। और एक होता है भाई साहब आपका ट्रिप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन, है ना? पेप्सिन कहां पे बनता है भाई साहब? आपके पेट में बनता है। और ट्रिप्सिन कहां पे बनता है जी? ये बनता है आपके अग्नाशय में। क्या पे बनता है? अग्नाशय, माने जिसे हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें नंबर का क्वेश्चन सभी के लिए। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। और जो बच्चे लेट आए उनको बता दो भाई साहब कि आपको नोटिफिकेशन अगर मिल जाता है तो उस समय पे ऊपर अपने क्लास को अटेंड करने के लिए आ जाना है। ठीक है, चलिए। वाटर फ्लोज ऑफ द विंग्स ऑफ द बर्ड एंड इंसेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? इसका आंसर तो एकदम इजी है। इसका आंसर रहेगा आपका वैक्स, मोम।
मोम की एक परत होती है उनके पंखों के ऊपर, ताकि वो गीले ना हो। ठीक है, बतख को देखो, बतख को देख लीजिए, कोई भी पक्षी को देख लीजिए, उनके पंखों के ऊपर अगर पानी डालोगे वो फिसल जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर। What does a graph of voltage versus current for the resistor typically looks like according to Ohm's law? ये बड़ा ही भाई साहब भयानक क्वेश्चन आपको पूछ लिया है मैंने, और मुझे लगता है कि किसी किसी बच्चों के आंखें जो है वो इस तरह से हो गए हैं, है ना। ये क्या पूछ लिया सर जी, ये क्या पूछ लिया सर जी, ये तो बड़ा ही अजब क्वेश्चन दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, वहां पे पूछा गया है कि अगर मैं वोल्टेज और करंट का ग्राफ निकालूं तो ग्राफ कैसे रहेगा, ग्राफ कैसे रहेगा। बहुत बढ़िया, ये रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन, और कहां से पास होगा, आपके सेंटर माने कि ओरिजिन से पास होगा। और ये लाइन क्या दर्शाएगी, ये दर्शाएगी आपका रेजिस्टेंस माने कि प्रतिरोध दर्शाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चले 17वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखिए 20 मिनट हो गए हैं ना, थोड़े से पीछे पड़ गए आज, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसोसिएट विद द मसल फटीग। मसल फटीग मतलब क्या है, मांसपेशियों में जो अकड़न आती है या थकान हो जाती है, वो कौन से किसके वजह से होती है, किसके केमिकल के वजह से होती है। बहुत गजब का आंसर किया भाई साहब, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड किसका किसका बाय प्रोडक्ट है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, ये लैक्टिक एसिड कैसे बनता है जी। आप सभी को पता है हमारे शरीर में, मानव शरीर में कौन सा शोषण होता है, ये होता है आपका वायवीय शोषण। कौन सा होता है, वायवीय शोषण, जिसमें कि हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और आप सभी को पता है कि अगर ये ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिले, पर्याप्त मात्रा में ना मिले, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये जो ग्लूकोज का डाइजेशन हम कर रहे हैं, किसका, ग्लूकोज का डाइजेशन कर रहे हैं, इसका अवायवीय शोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, अवायवीय शोषण हो जाता है, और उसके वजह से आपके मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे कि हमें थकावट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। 18वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे जी, हाँ बिल्कुल। पाकी जी आपने सही बोला है, ये बहुत लोगों के प्रॉब्लम हो गए आजकल कि चलने के बाद जल्दी ही थकावट आ जाती है, क्योंकि फिजिकल काम कम ही हो गया, लगभग ना के बराबर रह गया। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है हमारे शरीर में जिससे कि ऊर्जा बनती है, इसका आंसर आपका रेस्पिरेशन रहेगा। क्या किए हो आंसर, है ना, रेस्पिरेशन रहेगा, ये ऊर्जा बनाती है। ऊर्जा मतलब आपका एटीपी बनाती है, ये आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है, ये ऊर्जा का फॉर्म है एक प्रकार का, पर वो ऊर्जा नहीं है। ठीक है, इंजेशन माने माने कि खाना खाना होता है, खाना खाना होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए आंसर करेंगे इसका जल्दी से। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन, ये इसका आंसर क्या रहेगा। पूछा गया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है, उपग्रह की हाइट कितनी होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। कितना, 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। और 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं आप सभी को, यह भी आपको बताना है। 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं, यह भी आपको बताना है, जल्दी से। हो गए, इसका आंसर क्या रहेगा,
यहां पे पूछा गया है यूरेनियम डेटिंग के बारे में, जैसे कि मैंने इसके बारे में आपको कल बताया था। दो प्रकार की डेटिंग मैंने आपको कल बताया था, दो प्रकार की डेटिंग मैंने आपको बताया था। ये पहली डेटिंग जो थी वो कार्बन डेटिंग थी। कौन सी थी? कार्बन डेटिंग, जहां पे हम C14 का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। और आप सभी को पता है कार्बन डेटिंग किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? लगभग अगर 60,000 साल पहले, 60,000 साल पहले तक की अगर कोई घटना हुई है या उसके कुछ अवशेष हमें जानने हैं, तो 60,000 साल पीछे जाना है तो आप कार्बन डेटिंग इस्तेमाल करोगे। पर अगर लाखों और करोड़ों साल अगर पीछे जाना है तो वहां पे आपको यूज करने पड़ेंगे यूरेनियम डेटिंग। इसे हम रेडियम डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको क्या करेगा? 60,000 साल तक, ठीक है। पर 60,000 साल के पीछे अगर जाना है, अभी से 60,000 पीछे गए, और उससे भी अगर पीछे जाना है, लगभग लाखों साल अगर पीछे जाना है, तो वहां पे आपको यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आपको यहां पे जानना है कि किसमें इस्तेमाल नहीं की जाती, ऐसे बोलना है। अब मुझे बताइए, हमारी धरती लाखों साल पहले बनी है, मानिए आप यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करोगे। हमारे मिनरल्स जो है, जो आयरन होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, ये सभी मिनरल्स है, ये कब बनी होगी? जब धरती बनी होगी। माने कि ये लाखों करोड़ों साल पुराने होते हैं। उसके बाद जो चट्टानें बनी होगी हमारे धरती के ऊपर, वो भी तो एक धरती का पार्ट है, वो भी तो उसका एक भाग है। तो ये भी लाखों करोड़ों साल पहले बने हैं। क्या नहीं बने हैं? वो है आपके फोसाइल्स और प्लांट बॉडी। इसके लिए आप क्या यूज करोगे? कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करोगे। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करोगे, माने कि आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अभी लोग जो है, सभी बच्चे अपने मार्क्स बताएंगे, सभी बच्चे अपने मार्क्स बताएंगे कि 20 में से कितने मिले हैं। देखते हैं 20 में से 20 कोई है क्या। और ईमानदारी से, हाँ ईमानदारी से, आपको आपके मम्मी का वास्ता, ठीक है, आपको आपके मम्मी का वास्ता, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। बहुत बढ़िया, चलिए। बहुत सारे, अरे बहुत बढ़िया मार्क मिले हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया मार्क मिले हैं। कोई 18 बोल रहा है, कोई 19। 19 तो बहुत लोग है ना। 19, 17, 18, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं सच में एक्सपेक्ट कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैक्सिमम 12 से 15 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े घुमा के मैंने पूछे थे। पर बहुत सारे बच्चों को 18, 19 मार्क्स मिले हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के नए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर उसके पहले आप सभी को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा की ओर से आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया सेशन लगाए है, जहां पे टॉप के एक साइकेट्रिस्ट हमने बुलाए हैं, जिनका सेशन आज रात को 10 बजे होने वाला है। 10 बजे होने वाला है, वाईटी के ऊपर ही रहेगा। और आपको जो है यहाँ पे सभी एग्जामिनेशन के बारे में डर लगना, पढ़ाई नहीं होना, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, उसके कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं कैसे और अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूं, इन सभी प्रश्नों के आपके उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसे जरूर अटेंड करना है, और सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे प्यारे दानिश सर की ओर से आप सभी बच्चों को ये अपना इंडिपेंडेंस डे जो रहेगा, जिसके लिए हम पूरे भारतीयों ने लड़ाई की थी, एक लड़ाई परीक्षा के नाम, टीचिंग परीक्षा की ओर से आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्म मिल जाएगा। वहां पे अपने, देखिए कमेंट बॉक्स में डाल दिया, आपको दिख जाएगा। वहां पे वो फॉर्म को भर देना है, और आप वहां पे अपने सवाल आपको पूछने हैं कि कौन कौन से सवाल आपके मन में है, वो सभी कुछ आप वहां पे डाल दीजिए। उन सभी सवालों के जवाब देने का काम ये हमारे महान जो इंडिया के टॉप साइकेट्रिस्ट है साहब जी है, वो आपको दे देंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। और ये सेशन आप जितना ज्यादा फैला सकते हो फैला दो, ठीक है, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डर है पढ़ाई के बारे में। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना फैला दो, ताकि सभी बच्चों का फायदा हो जाए। हम एक ही देश के वासी है, तो सभी का विचार भी हमने करना पड़ेगा, ठीक है जी। सबको समझ में आ गया है?
बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के नए सेशन को शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में हमने कल पढ़ाया था, तो थोड़ा सा उसका रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन आज का नया वाला, बताइए विच एक्सेटरी ऑर्गन इज फाउंड इन द हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई माने कि घर में उड़ने वाली जो मक्खी होती है, उसके अंदर उत्सर्जन वाला अंग कौन सा होता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा जी, सभी लोगों ने आंसर कर दिया, मुझे लगता है कि वो टेबल आपने याद कर लिया ना। बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका रेनल ट्यूबुल। क्या रहेगा, रेनल ट्यूबुल। चलिए बताएंगे ये नेफ्रिडिया किसमें पाया जाता है, और ये माल्फिजियन ट्यूबुल किसमें पाया जाता है, और ये ग्रीन ग्लैंड किसमें पाया जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे। ये नेफ्रिडिया किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके अर्थवॉर्म के अंदर, और किसके अंदर जी, लीच के अंदर। किसके अंदर, लीच के अंदर। और माल्फिजियन ट्यूबुल किसके अंदर पाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके घर में ही मिलता है वो कीड़ा जिसको मारने के लिए आप दौड़ते हो। उसके बाद ग्रीन ग्लैंड किसके अंदर होता है जी, हरी ग्रंथि। कल आपको मैंने बताया था, जो भाई साहब झींगे होते हैं ना, झींगे होते हैं, वो कौन से रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इसका आंसर सभी लोग कर देंगे। बताइए माल्फिजियन ट्यूबुल किसके अंदर मिलता है, किसके अंदर होता है। बहुत बढ़िया, कॉकरोच है ना, कॉकरोच के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए मधुमक्खी यहाँ पे उड़ते उड़ते आ गई भाई साहब। हाँ चलिए बताइए, वही क्वेश्चन है, चलिए बताइए, इसका आंसर कर देंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। और आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो भाई जी। इतनी अगर मेहनत आप सभी के लिए कर रहे, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि सेशन को जितना लाइक हो सके उतना लाइक करें, जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अभी तक 500 लाइक भी नहीं हुए हैं, क्या कर रहे हो आप लोग। इसका आंसर क्या रहेगा, कॉकरोच रहेगा, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी से। विच हार्मोन इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है। कल हमने फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ा था। फीमेल फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था कि उनके अंदर दो ऐसे हार्मोन होते हैं जिनको फीमेल सेक्स हार्मोन बोला जाता है। एक होता है आपका इस्ट्रोजेन, और एक होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, ये होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है जी, प्रोजेस्टेरॉन होता है। सभी लोग यहाँ पे लिख देंगे, सभी लोग यहाँ पे लिख देंगे कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। और आपको एक और बात बता दूं, महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं, जो पीरियड्स आते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है ना। और एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, जैसे कि मान लीजिए 45 ईयर्स के बाद, लगभग 45 टू 50 ईयर्स के बाद, ये सभी महिलाओं में अलग अलग होता है। एक एवरेज अगर पकड़ू तो 45 ईयर्स के बाद एक मोनोपॉज नाम की स्टेज आती है, मोनोपॉज। ये मोनोपॉज क्या होती है, जहां पे महिलाओं को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। पीरियड्स आने बंद हो गए, इसका मतलब क्या है, अब वो महिला प्रजनन नहीं कर पाएगी। मोनोपॉज का मतलब क्या है, वो महिला उस पर्टिकुलर एज के बाद प्रजनन नहीं कर पाएगी, ये उसके संकेत होते हैं। और ये भी किसके वजह से होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। कि अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर कम हो गया, तो वहां पे आपके पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं। क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट। स्याही अगर मैं पानी में डाल दूं तो भाई साहब वो फैल जाती है, तो उसका कारण क्या है। ये बीपीएससी में 2022 में अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन के वजह से होता है, जिसे हम विसरण बोलते हैं। किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन माने की विसरण। देखो भाई साहब बी बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़े। मान कि जहां पे ज्यादा सांद्रता है, उस ज्यादा सांद्रता वाले जो एरिया से, क्षेत्र से, कम सांद्रता वाले जो क्षेत्र होता है, वहां पे
मॉलिक्यूल्स का फैलना, उन कणों का फैलना, उसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे ही स्याही आप पानी में डालोगे, कुछ देर बाद ये पूरे पानी में फैल जाते हैं। उसी विधि को हम बोलेंगे डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है जी? क्लियर हो गया? बहुत लोगों का गलत हो गया यह क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डिफ्यूजन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि पानी में स्याही डाल दिया, आप जो सेंट लगाते हो, भाई साहब गंदगी आ रही है, मार दो, हवा में मार दो स्प्रे, तो वो स्प्रे माने क्या है? वो भी वहां पे हवा में डिफ्यूजन हो रहा है। जो आप स्प्रे मार रहे हो, जो गंद वहां पे डाल रहे हो, वो पूरे हवा में फैल रही है, माने कि क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। उसके बाद किसी ने अगर रेलवे में चाय पी होगी भाई साहब, तो इस तरह से कुछ दिया जाता है आपको, दूध अलग से दिया जाएगा, और भाई साहब एक पोतली दी जाती है आपकी पत्ती की, वहां पे डालकर भाई साहब हिलाते रहो, है ना। तो वहां पे भी क्या होता है? डिफ्यूजन ये विधि होती है। उसी तरह से इन कारखानों से निकलने वाली हवा जो है, पूरे हवा को प्रदूषित कर रही है, ये भी एग्जाम्पल है आपका डिफ्यूजन का। क्या कोई बता सकता है क्या हमारे मानव शरीर के अंदर भी डिफ्यूजन होता है ना? क्वेश्चन जबरदस्त है ना? क्वेश्चन जबरदस्त। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अगर याद है तो। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं मेरा, उन सभी को पता है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि मानव शरीर के अंदर कहां पे डिफ्यूजन होता है, कहां पे विसरण होता है। चलिए बताइए। मैंने बताया था, सभी लोग आंसर करेंगे। कहां पे होता है पता है आपको? देखिए यहां पे होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे लंग्स के अंदर जो कुक्षिका होते हैं, जिसे हम अल्वोली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्वोली बोलते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है ना। ये जो कौन सी विधि होती है यहाँ पे भी आपका डिफ्यूजन होता है। और आपको बताया था मैंने कि जब कभी भी वहां पे डिफ्यूजन होता है, किसी भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है, मान कि बिना ऊर्जा के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? फंगी, माने जिसे हम कवक बोलते हैं, उसमें कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो? चलिए बताइए, ये कौन से प्रकार का जीव है? फंगस कौन से प्रकार का जीव है? क्या वो सैप्रोफाइट होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, ओमनीवोर्स होता है, कि वेजिटेरियन होता है? ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग बताएंगे जी, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर बता दिया। ये मृत जीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं, माने कि जो मरे हुए जो चीजें हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनके ऊपर जिंदा रहते हैं। और ये क्या काम करते हैं जी? ये क्या काम करते हैं? ये एक प्रकार के डीकंपोजर होते हैं। क्या होते हैं? ये डीकंपोजर होते हैं इन्वायरमेंट के। उसी तरह से जो बैक्टीरिया होता है, उनको भी डीकंपोजर बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग काम करते हैं, जो कार्बनिक मटेरियल होता है भाई साहब, उनको अकार्बनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है। ओ अकार्बनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बताइए, ये जो सैप्रोफाइट होते हैं, मान के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, तो हमारे जीवों में दो प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। एक होता है आपका एटोट्रॉफिक, और एक होता है आपका हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बनाए, जो खुद का खाना खुद बनाए। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, खुद का खाना खुद नहीं बना, माने कि उनको बोलेंगे हम परपोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? परपोषी बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। और जो फंगी है, इसी में आते हैं। और हेटरोट्रॉप्स में भी अगर देखें, तो इसमें तीन प्रकार है। एक होता है मृतोपजीवी होता है, एक परजीवी होता है, एक होता है हैलोजोइक। और आपको याद रखना है, जो मानव है, मानव माने कि हम इंसान जो है, वो हैलोजोइक पोषण में आते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये जो मानव हम है, कि हम इंसान जो है, हम न्यूट्रिशन के कौन से प्रकार में आ रहे हैं? बताइए कौन से प्रकार में? सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये वर्ड लिखेंगे, हैलोजोइक या होलोजोइक बोल दीजिए, पर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हैलोजोइक। हैलोजोइक का मतलब क्या है? जो खाना खाएंगे, उसको चबाएंगे और उसको पचाएंगे, फिर शरीर में फैलाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? खाना खाया, उसको चबाया, पेट में भेजा, पेट में डाइजेशन किया और पूरे शरीर को फैला दिया। यह होता है हैलोजोइक पोषण।
ये होता है हाइलोजोइक। परपोषिका मतलब क्या होता है जी? पैरासिटिक, मतलब आपके शरीर को चिपक जाएंगे और उसमें से डायरेक्टली खून चूसना चालू करेंगे, जैसे कि लीच हो गया। उसके बाद जो जू होते हैं आपके बालों के अंदर, उसमें क्या होता है? आपका परजीवी पोषण होता है, माने कि डायरेक्टली खून चूस लो। उसी तरह से जो मृतजीवी होते हैं वो मरे हुए चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको लगा दी है कि ये आपका मृतजीवी हो गए। परजीवी पोषण माने कि डायरेक्टली खून चूसने वाले होते हैं, और ये आपके भाई साहब इंसान, ठीक, ओमिटिंग नहीं कर रहा है वो, ठीक है। और इसमें एक और एग्जांपल भी आप ध्यान रखते हो, अमीबा। अमीबा भी क्या करता है? खाना खाता है, उसे पचाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये रहा फंगी, ये खा भी सकते हैं ना? हाँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है और सभी लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर। इसे अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जोड़ियां लगानी है, यहां पे हमें विटामिन दिए हैं और उसके केमिकल नाम की जोड़ी लगानी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इतने फास्ट आंसर कर रहे हो। विटामिन ए का नाम क्या रहेगा जी? इसका नाम रहेगा, हम बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन बी1 का नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं हम थायमिन बोलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक एक चीज लिखेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। विटामिन ए को बोलेंगे रेटिनॉल, या उसका ही एक और नाम है, वो दूसरा नाम आप लिख दोगे कमेंट बॉक्स में अंदर। विटामिन बी1 को बोलेंगे थायमिन। विटामिन सी होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को हम क्या बोलेंगे? कोले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल बोला जाता है। तो ये बन गई आपकी जोड़ी। तो बताइए आंसर क्या आया आपका? बी आया, डी आया? बी और डी देख लीजिए भाई साहब, ये पहला ही आंसर है आपका, पहला ही आंसर है आपका। और बहुत बढ़िया, इसका नाम भी बता दिया आप लोगों ने, इसको ही हम कैरोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते, चलिए एक और बात कर लेते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो हमारे शरीर में कौन सा डिसीज होगा? एक एक करके वो भी डिस्कस कर लेते। सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए, विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कौन सा डिसीज होता है जी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे जल्दी से। क्या होता है? रतौंधी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, माने कि रात को दिखना बंद हो जाएगा, है ना? विटामिन बी1 के कमी के वजह से कौन सा डिसीज होता है जी? बताइए, विटामिन बी1 के कमी के वजह से कौन सा डिसीज होता है? कौन सा रोग होता है? ये होता है आपका बेरी बेरी। नाम भी देखिए कितना बढ़िया है, बेरी बेरी, है ना? नाम भी बहुत बढ़िया दिया है। उसके बाद विटामिन सी के कमी के वजह से कौन सा डिसीज होता है? विटामिन सी की वजह से होता है भाई साहब स्कर्वी। अब स्कर्वी का मतलब क्या है भाई साहब? आपके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। विटामिन डी के कमी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स नाम का डिसीज होता है, रिकेट, जिसमें हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएगी। और विटामिन ई की कमी की वजह से भाई साहब नपुंसकता आ सकती है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है ना? ये तो बहुत खतरनाक बात है। विटामिन ई की अगर कमी हो गई आपके शरीर में तो भाई साहब नपुंसकता आ जाएगी, स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो विटामिन ई आपको लेते रहना है विटामिन ई आपको लेते रहना है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, सभी बातें समझ में आ गई है। आके चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, और लाइक भी कर देंगे। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी लोग इसका आंसर, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। इसे क्या बोलेंगे जी? हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन, माने कि जो प्लांट्स होते हैं अपने अंदर जो एक्सेस पानी होता है वो निकालने के लिए कौन से विधि का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे दो विधियां होती है, आपको बता रहा हूं। कितनी विधियां होती है? दो विधियां होती है, दो प्रोसेस होती है। पहला है आपका ट्रांसपिरेशन। पहला कौन सा है? ट्रांसपिरेशन है। और सेकंड विधि है जिसे बोलते हैं हम गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुटेशन बोलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। अब ट्रांसपिरेशन और गुटेशन में फर्क क्या है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है? देखिए, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? पेड़ों से अतिरिक्त पानी जो है आपके पत्तों तक जाएगा, सिर्फ पानी जाएगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही जाता है,
पानी जाता है, कोई भी मिनरल यहाँ पे बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे बाष्प के रूप में, किसके रूप में, बाष्प के रूप में पानी जो है पत्तों से बाहर निकल जाएगा, उसे बोलेंगे हम बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। क्लियर है। पर गटेशन ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे क्या होता है, जहां पे क्या होता है, जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती है, वो अत्यधिक पानी को सोख लेंगे, जमीन से अत्यधिक पानी को सोख लेंगे। वो सोखना इतना ज्यादा होता है कि वो बाष्पीकरण जो है उसका कम हो जाएगा। माने कि उस टाइम पे क्या होता है, फिर ये जो आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, पत्ते, इस पत्तों के ऊपर जो छोटे छोटे बूंदे आपको दिखाई दे रही है, इनको बोलेंगे हम, भाई साहब ये कौन सा प्रोसेस हुआ है, गुटेशन हुआ है। क्या हुआ है, गुटेशन। माने कि यहाँ पे जो पानी का बाहर निकलना हो रहा है वो डायरेक्टली पानी के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और इसमें पानी के साथ साथ, पानी के साथ साथ आपके मिनरल्स भी बाहर आ जाएंगे। क्या जाएंगे, मिनरल्स भी बाहर आ जाएंगे। और इनको ही बोला जाता है जाइलम सैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जाइलम सैप बोला जाता है। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, तो इसे आपको याद रखना है। ट्रांसपिरेशन एंड गुटेशन, ये दोनों भी ऐसी विधियां होती है जो पानी अतिरिक्त पादप में है उसे बाहर निकाल लेते। क्लियर है जी, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देंगे, मुझे आंसर चाहिए। यहां पे पूछा गया है कि जो छाया बनती है, छाया बनती है मतलब, छाया मतलब क्या समझ रहे हो, कोई लड़की नहीं है, कोई छाया नाम की लड़की नहीं है। छाया मतलब शैडो, छाया मतलब शैडो, जिसे हम परछाई बोलते हैं। अभी समझ में आ गया, परछाई के बारे में बात हो रही है भाई साहब। ठीक है, हाँ, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। छाया कैसे निर्माण होती है ये क्वेश्चन नहीं है, आपकी परछाई कैसे बनती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, उसका सत्य कथन क्या है। हाँ, पहली बात यहां पे बोला गया है कि पीली वस्तु की छाया काली छाया बनती है। अगर पीली वस्तु है तो उसकी काली बनेगी। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। कौन सा भी रंग रहे, काला रहे, गोरा रहे, लाल रहे, पीला रहे, सफेद रहे, चाहे कौन सा भी रहे, हरा क्यों ना रहे भाई साहब, इन सभी वस्तुओं की छाया हमेशा काली बनेगी, मान की डार्क शैडो बनेगा, है ना। उसके बाद छाया केवल अपारदर्शी वस्तुओं द्वारा बनाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। माने कि जो ओपेक वस्तु होती है उनसे बनती, माने कि जो पारदर्शी नहीं होती, जिनके अंदर से लाइट आकर जान, जैसे कि मैं हूं, यहां से प्रकाश आ रहा है, मुंह से छेद कर बाहर नहीं निकलने वाला है, माने कि मैं कैसे हूं, अपारदर्शी हूं। छाया की लंबाई हमेशा वस्तु की लंबाई के बराबर, जी ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत है। माने कि यही आपका उत्तर रहेगा, यही आपका उत्तर है, क्योंकि यहां पे नॉट ट्रू पूछा गया है ना, यहां पे नॉट ट्रू पूछा गया है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि छोटा बच्चा अगर है तो उसकी छोटी छाया पड़ेगी, वो डिपेंड करेगी कि आपका सोर्स ऑफ लाइट कहां पे है। जैसे कि मॉर्निंग में अगर सूरज निकल रहा है तो आपकी अपनी छाया बहुत लंबी रहेगी, वही 12 बजे दिखोगे तो आपकी छाया बहुत आपके हाइट से भी छोटी रहेगी। माने कि लंबाई के बराबर हमेशा छाया रहेगी, ये गलत सेंटेंस है। माने कि आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। और सभी लोगों ने उसको टिक भी कर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट में। ठीक है, ये सभी कुछ हमने देख लिया। ठीक है, ओके, हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। वह कारक जिस पर किसी वस्तु की छाया निर्माण निर्भर नहीं होता है। अगर किसी की शैडो बन रही है उसके ऊपर वो निर्भर नहीं रहेगा। चलिए बताइए इसका आंसर। पलटी मार ली सभी लोगों ने। हाँ, यही होता है, यही होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। किसके ऊपर निर्भर नहीं होता है? क्या वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होता है? जी हाँ। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड? जी हाँ। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स? जी हाँ। आपका आंसर रहेगा, अभी हमने बोला था कि वो कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, काली है तो काली,
पीली है तो भी काली, लाल है तो भी काली, हरी है तो भी काली ही रहने वाली है। माने कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, और किसी का गलत अगर हो गया है तो उसे करेक्ट कर लेंगे भाई साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, सैलिनिटी जिसे हम लवणता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लवणता बोलते हैं। लवणता को हम किस में गिनते हैं? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट। और एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे। 500 लाइक नहीं हुए अभी तक हमारे, वैसे तो 1000 लाइक का टारगेट होता है, पर सभी लोग आंदोलन में चले गए, क्या अभी तक आए नहीं आंदोलन से? जल्दी ही वैकेंसी निकलने वाली है और रिजल्ट भी आने वाला है अभी। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर बता दिया। 1000 ग्राम पानी में कितना सॉल्ट होता है? ठीक है, वही होता है आपका सैलिनिटी, माने की लवणता। क्लियर है? यहां पे 10,000 लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, कोई भी महासागर अगर है, कोई भी, ठीक है, एक्सेप्ट एक बता दूंगा, महासागर में लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में समुद्री नमक होता है। माने कि मैं 1 किलो अगर पानी ले रहा हूं, 1 किलो पानी ले रहा हो तो उसमें बस 35 ग्राम आपको नमक मिलेगा। कितना मिलेगा? 35 ग्राम आपको नमक मिलेगा। यह आपकी जनरल जितने भी महासागर है उनकी लवणता रहेगी, पर थोड़ी सी अलग अलग होती है। पर आपने देखा होगा कि जो मृत समंदर होता है भाई साहब, वहां पे लोग तो ऐसे बैठे बैठे ही तैरते रहते हैं, बैठे बैठे ही तैरते रहेंगे। इसका कोई आंसर बता सकता है ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर आप तालाब में कूदोगे तो भाई साहब सीधे नीचे डूब जाओगे, पर वही अगर मृत समंदर में आप डूबोगे, डूबोगे मतलब कूदोगे, तो भाई साहब मृत समंदर का पानी जो है आपको ऊपर तैरते हुए रखेगा। इस तरह से तैर रहे हो और मजे से भाई साहब तो बुग भी पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इस मृत समंदर, जो मृत सागर जिसे बोलते हैं, इस मृत सागर की जो लवणता है भाई साहब, ये बहुत भयानक है। वो आपको बता दूं, ये 34% होता है। अब सर 34% का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम में आपको बस 35 ग्राम नमक मिल रहा है। किसमें? बाकी महासागरों में, बाकी महासागरों में। पर वही अगर मैं मृत समंदर की बात कर रहा हूं तो उसमें 34% होता है। मतलब अगर मैं 1000 ग्राम पानी ले रहा हूं तो उसमें लगभग 340 ग्राम आपको क्या मिलेगा जी? नमक मिलने वाला है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना ही है। क्लियर हो गया सभी को? इतना समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया। माने की जो डिफरेंस आ रहा है, कोई भी चीज अगर पानी के ऊपर तैर रही है, वो किसके वजह से? डेंसिटी के वजह से। किसके वजह से? डेंसिटी के वजह से, जिसे हम घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। क्लियर है यहां पे? चलिए, घनत्व अगर अब यहां पे निकल ही गया है तो सभी लोग मुझे बताएंगे, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व सबसे अधिक कौन से तापमान पर होता है? चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन आंसर करता है। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कौन से तापमान के ऊपर होता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका जल्दी जल्दी, और सभी लोग एक बार लाइक भी कर देंगे। बस 500 लाइक के पास पास पहुंच चुके हैं। चलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होता है वो टेम्परेचर? कितना होता है वो तापमान? होता है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है जी? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। और जैसे ही नीचे तापमान चला जाएगा उसका घनत्व कम होते जाएगा और आयतन बढ़ते जाएगा। माने कि 4 डिग्री सेल्सियस के, इसके बारे में हमने पढ़ा है, अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था, 4 डिग्री सेल्सियस ये तापमान बड़ा ही गड़बड़ करने वाला तापमान है। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है जी? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सबसे ज्यादा घनत्व होता है आपका पानी का। पर जैसे ही आप नीचे चले जाओगे, मान कि 3, 2, 1 और 0 पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा?
पानी का घनत्व जो है भाई साहब वो कम होते जाएगा और इसका आयतन जो होता है सबसे बढ़ने लगता है। कहने का अर्थ ये होता है, कहने का अर्थ ये होता है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस की एक और बात आपको बताओ तो ये है कि इसी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का आयतन भी सबसे कम होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सबको समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? नमक जो बनाया जाता है, ठीक है, समंदर के पानी से, वो कौन से विधि या कौन से प्रक्रिया से बनाई जाती है? ठीक है, और आप सभी को पता है ये नमक जो है हमारा एक हिस्टोरिकल सब्सटेंस है। अगर आपने जैसे कि 15 अगस्त आ रहे हो तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। वो किसके लिए थी? दांडी यात्रा जो निकाली थी वो किसके लिए थी? नमक के लिए थी। किसके लिए थी? नमक के लिए है। ये नमक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हमारी शरीर के लिए, आप सभी को पता है। चलिए अगर दांडी यात्रा की बात निकल ही गई है तो सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। मुझे पता है आप सभी को दानिश सर ने बताया होगा ये दांडी यात्रा जो है वो कहां से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई और कब शुरू हुई? चलिए बताइए, इसका आंसर भी कर देंगे। साइंस के क्लास में भाई साहब जीएस भी पढ़ रहे है ना। चलिए बताइए, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है, इवापोरेशन से बनाया जाता है। किससे? इवापोरेशन से बनाया जाता है। इसका आंसर भी आप कर दोगे भाई साहब, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता, क्योंकि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इन बातों को लिख दीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय जो कल का दिन रहेगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना। स्वतंत्र दिन है हमारा, उस समय हम आजादी मिली थी, है ना। ओके, चलिए और एक बात, गैल्वेनाइजेशन जो होती है प्रोसेस, इसके बारे में भी हमने पढ़े थे। गैल्वेनाइजेशन माने क्या होता है? जैसे कि आयरन के ऊपर जिंक को चढ़ाया जाता है। यह क्यों किया जाता है? ताकि आयरन माने कि लोहे को जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। ये एक विधि होती है गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद सब्लिमेशन के बारे में आपको सभी को पता है। सेडिमेंटेशन माने क्या होता है? जिसे हम अवसादन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी भाई साहब आपने किया होगा, अभी पानी बरसात में जो जनरली गंदा पानी अगर घर में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको मटके में डाल देंगे, या उसके अंदर जो है वो जो क्या बोलते हैं, टुट्टी जो है वो घुमा देते हैं, जिसे हम अलम बोलते हैं। उसको घुमा देंगे, थोड़ी देर में आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो पूरा जो है गंदगी नीचे बैठ जाएगा, वो गंदगी जो है नीचे बैठ जाएगा। इस विधि को हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन या अवसादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादन बोला जाता है। क्लियर है सभी को? सबको समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं इसका उत्तर कौन करेगा, इसका उत्तर कौन करेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तापमान की एसआई यूनिट पूछी गई है। एसआई यूनिट पूछी गई है। एसआई यूनिट माने की इकाई पूछी गई है। तो भाई साहब कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। जो गलत करेगा वो भोगेगा। बीपीएससी उसे कभी माफ नहीं करेगी, ठीक है। बीपीएससी उसे कभी माफ नहीं करेगी। वो आंसर रहेगा आपका केल्विन। क्या रहेगा? केल्विन रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर किया आप सभी ने, बहुत बढ़िया आंसर किया आप सभी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात मुझे बताइए, क्या बोलेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस माने कि कितना केल्विन होता है? उसी तरह से 50 डिग्री सेल्सियस माने कि कितना फ़ारेनहाइट होता है? ये दोनों का आंसर आप कर दोगे अभी के अभी। खाना खाना है अभी के अभी, पढ़ाई करना है अभी के अभी, और हमें जॉब भी हासिल करनी है अभी के अभी। तो सभी लोग मुझे बताएंगे 50 डिग्री सेल्सियस माने कि कितना केल्विन होता है। चलिए बताइए कैसे निकालोगे? आप सभी को पता है, आप सभी को पता है केल्विन मतलब क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है, उसमें ऐड कर दो, माने कि 50 प्लस 273.15 कर दो, ये आपका केल्विन में आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप कर लियो, इसका कैलकुलेशन आप, हाँ निक्की जी बोल रहे कि किसी का गलत अगर हो रहा है तो उसे रॉकेट में बिठा के उड़ा देंगे, ठीक है, उड़ा देंगे जी, उड़ा दीजिएगा। और
डिग्री सेल्सियस का फाइंड में कैसे करेंगे? फाइंड इज इक्वल टू क्या होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है ना? इसे भी सॉल्व कर लेंगे सभी लोग। मैंने तो फार्मूला बता दिया है, मैंने फार्मूला बता दिया है। आप सभी को इसका उत्तर निकालना है, अच्छे से निकालना है, गलत नहीं करना है, ठीक है? गलत नहीं करना है। इसका आंसर आया सभी का, इसका आ गया बहुत बड़ा 122 123 122 डिग्री सेल्सियस आया है। कर लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये कुछ क्वांटिटीज है, इसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। सभी लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी के साथ साथ एक और बात आपको फिर से बताना चाहूंगा, एक और बात आपको फिर से बताना चाहूंगा कि कल आज रात जो है, आज रात को एक बहुत बड़ा सेशन होने वाला है हमारा, जहां पे सभी बच्चों के लिए हमारे टीचिंग परीक्षा की ओर से जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा, ठीक है, 15 अगस्त, उसका एक गिफ्ट मान लीजिए। वो गिफ्ट ये है कि आप सभी को आज का जो सेशन रहेगा, साइकेट्रिस्ट जो हमारे पास आ रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट से, वो कौन है, ये थोड़ा सा आप सभी के लिए एक सरप्राइज रहने वाला है, ठीक है। जिस तरह से आज सभी को मैंने सरप्राइज दिया है, ये भी आप सभी के लिए सरप्राइज रहेगा। और यहाँ पे ओएमआर का डर, रिजल्ट का डर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आंसर की, फैमिली का टेंशन, का टेंशन, गर्लफ्रेंड का टेंशन, बॉयफ्रेंड का टेंशन, जितना भी आपको टेंशन है भाई साहब, सब इनसे पूछ लीजिएगा। और इनके लिए आपको एक फॉर्म भरना है, जिसकी लिंक जो है आपके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए है, उसको आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और वहां पे आपका जो भी सवाल है वहां पे डाल दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। उसे हम सॉल्व करने की, हम मतलब दानिश सर साथ में रहेंगे आपके, और ये भी सर रहेंगे, साइकेट्रिस्ट सर रहेंगे, दोनों भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा लोगों तक फैला सकते हो, जितने बच्चों को बता सकते हो, अपने परिवार जनों को बता सकते हो, उन सभी को बता दीजिए। क्योंकि परिवार में भी तो टेंशन होता है। बाप बोलेगा कि बच्चे को अभी तक जॉब नहीं लगी, भाई साहब ये मेरा अलग टेंशन रहेगा। मम्मी बोलेगी कि बेटी के शादी नहीं हो रही, ये भी अलग टेंशन रहेगा। ये सवाल नहीं पूछना है, ठीक है, ये सवाल नहीं पूछना है, अपने एग्जाम के बारे में सवाल पूछना है। क्लियर है जी? चलिए, तो मिलते हैं कल, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं कल। तो चलिए, एक बात सभी को मैं पूछता हूं, ये साइकेट्रिस्ट जो है इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? हिंदी में अनुवाद क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको हिंदी के मैम को पूछना है, ठीक है। हर रोज आपका हिंदी का भी नॉलेज बता रहा हूं, ठीक है। ये साइकेट्रिस्ट माने कि जो इंग्लिश में हमने पढ़े हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आपको मैम को पूछना है, वो आपका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल उसी तरह से, ठीक है। ओके, चलिए, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सभी को स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रहिएगा और स्वतंत्रता जो है उसे अच्छे से मनाइएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।